नमस्कार दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का परिचय करेंगे। एमपी आईटीआई कोपा में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर में और जो आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सीरीज़ हम चालू कर रहे हैं जो एमपी आईटीआई कोपा की ये पहली वीडियो आपको मिल रही है। इसके बाद ये पूरी सीरीज़ चलती जाएगी, इसलिए वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको पूरे 200 प्लस एमसीक्यू मिलने वाले हैं और महत्वपूर्ण थ्योरी भी इसमें मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर का इतिहास और विकास। कंप्यूटर का इतिहास क्या था और कंप्यूटर में विकास क्या हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर के कोपा के बारे में। चलिए पहला दिया हुआ है कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डेटा को निर्देशित प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेस करके उपयोगी जानकारी प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन कहलाती है जिसमें अपन इनपुट करते हैं, डेटा प्रोसेस होता है सीपीयू में और प्रिंटर या मॉनिटर में हमें आउटपुट प्राप्त होता है। ये एक कंप्यूटर की विशेषता है। कंप्यूटर में क्या होता है दोस्तों, गणना कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, किसी चीज़ का निर्माण भी कर सकते हैं कंप्यूटर में। आप देखेंगे कंप्यूटर में कौन कौन से भाग होते हैं, तो ये इनपुट वाले भाग कहलाते हैं जैसे कीबोर्ड और माउस, और आउटपुट वाले कौन से, मॉनिटर हो गया और ये अपना स्पीकर, ये आउटपुट देते हैं। और स्टोरेज का काम करता है सीपीयू। सीपीयू में क्या लगी रहती है, मेमोरीज। और यूपीएस क्या करता है, जैसे लाइट चली जाती है दोस्तों तो लाइट जाने के बाद जो कंप्यूटर को चलाता है बचे हुए समय पर 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए, वो सीपीयू यूपीएस का काम रहता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है इसके कंपोनेंट। इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं तो हम देखते हैं दोस्तों। एक कंप्यूटर में सबसे पहले इनपुट डिवाइस लगी होती है जैसे कि कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन। ये क्या क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइस कहलाती है, जो कंप्यूटर को इनपुट देती है। इनपुट मतलब निर्देश देती है कि ये काम करना है। और ये पूरा जो काम करता है ये सीपीयू करता है। सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, एएलयू होता है और इंटरनल मेमोरीज होती है दोस्तों। और इनके बाद दूसरा काम करता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या कहलाती हैं, जैसे कि हो गया मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं जो कि डेटा को दिखाती हैं। जो हम इनपुट करते हैं और प्रोसेस करने के बाद जो डेटा इंफॉर्मेशन बदलता है वो आउटपुट डिवाइस में हमें प्राप्त होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अभी फिर इनके इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी करेंगे दोस्तों। अभी पहले थ्योरी करेंगे, थ्योरी के बाद फिर हम इसके एमसीक्यू की ओर भी चलेंगे। चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। कंप्यूटर के तत्व क्या होते हैं, तो इनपुट होता है और इनपुट होता है और आउटपुट डिवाइस होता है, मेमोरी यूनिट होती है और सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। तो इनपुट मतलब वह भाग जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देता है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, इनपुट हो गया। आउटपुट मतलब आउटपुट यूनिट उपयोगकर्ता को परिणाम दिखाती है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये क्या करते हैं कंप्यूटर में हमें आउटपुट दिखाते हैं। ठीक है। मेमोरी क्या है, यह डेटा निर्देश परिणामों को संग्रहित करती है। प्राथमिक मेमोरी रैम रोम कहलाती है। द्वितीयक मेमोरी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सीडी डीवीडी ये कहलाती है अपनी द्वितीयक मेमोरी। सीपीयू क्या कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों। एएलयू मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह गणना और तार्किक क्रिया करता है। और कंट्रोल यूनिट होता है जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। रजिस्टर होता है जो कि अस्थायी डेटा को संग्रहित करके रखता है। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कंप्यूटर के अनुप्रयोग। कंप्यूटर का अभी कहाँ कहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं, तो हम अब आज लगभग सभी क्षेत्रों में हम जो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग में, चिकित्सा में, व्यवसाय में, रेलवे में, रक्षा में, वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम अनुमान, इंटरनेट और ई गवर्नेंस आदि में इसका उपयोग हम कंप्यूटर का करते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा दोस्तों, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जीके अंकित पटेल सर टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम में, वहां से आपको पूरा जो है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए कंप्यूटर के विकास का इतिहास। कंप्यूटर के विकास की शुरुआत गणना उपकरणों से हुई है, जैसे अबेकस। अबेकस दुनिया का पहला जो है गणना यंत्र माना जाता है दोस्तों। इसका विकास जो है चीन में हुआ है। कहाँ हुआ, चीन में। पास्कलाइन ब्लेस पास्कल द्वारा बनाया गया है। एनालिटिकल इंजन जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया है। सो कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं दोस्तों, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। और मार्क 1 पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इसके बाद आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक
कंप्यूटर का विकास शुरू हुआ। मार्क 1 के बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का विकास शुरू हुआ दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए, चार्ल्स बेबेज ने 2 मशीनों का निर्माण किया था। पहली थी एनालिटिकल इंजन, दूसरी थी डिफरेंस इंजन। ये दोनों मशीनें चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाई गई थी दोस्तों, इसलिए इनको कंप्यूटर का पिता माना जाता है। ये है डिफरेंस इंजन और ये है अपना एनालिटिकल इंजन। दोनों का उपयोग गणना के लिए किया जाता था, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करने के लिए, संख्याओं की कैलकुलेशन करने के लिए, बड़े जो वैज्ञानिक तरीके का उपयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो कंप्यूटर को तकनीकी के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला जो भाग है उसमें पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कहते हैं, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, और तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप जिसे बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आधारित चालू हो गया था, और 5वीं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित। ये आपको याद करना पड़ेगा कि किस पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी कब से कब तक थी। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो आकार में कितने बड़े हुआ करते थे। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर दोस्तों जो इतने आकार में बड़े होते थे। एबीसी मतलब होता है एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर, जिसमें पहला प्रोग्राम किया गया था दोस्तों। इसी में पहला प्रोग्राम कंप्यूटर का चलाया गया था। इसका नाम है एबीसी मतलब एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर। और आईकेन ने एक कंप्यूटर डेवलप किया था। आईबीएम कंपनी के एक इंजीनियर थे दोस्तों आईकेन, जिन्होंने एक कंप्यूटर डेवलप किया था, और उस कंप्यूटर का नाम ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, जो कि एनिक और एक और उनके सहयोगी थे जिन्होंने ये कंप्यूटर डेवलप किया। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कंप्यूटर का इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहले हम अबेकस का प्रयोग करना जानते हैं। तो अबेकस कुछ इस प्रकार की छड़ी में गोलियां लटकी रहती थी दोस्तों। इन गोलियों को यहाँ वहाँ आगे पीछे करके जो है गणना की जाती थी। ये अबेकस है। और ये है नेपियर बोन्स, जो कि जिसमें भी इसमें जोड़ना, घटाना और गुणा करना, ये सब चीज़ें इसमें नेपियर बोन्स में भी की जाती थी। चलिए आगे चलते हैं, आगे भी हम आपको बताएंगे। आगे दिया है पास्कलाइन। तो पास्कलाइन क्या था दोस्तों? पास्कलाइन भी एक गणना यंत्र था। इसी प्रकार जैकार्ड लूम, जिसका प्रयोग जो है गणना के लिए हम करते थे। जैकार्ड लूम का भी और पास्कलाइन का भी गणना के लिए हम प्रयोग करते थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है एडा अगस्टा। एडा अगस्टा को पहला प्रोग्रामर माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने जो चार्ल्स बेबेज थे, चार्ल्स बेबेज के साथ पहला प्रोग्राम डेवलप किया था एनालिटिकल इंजन के लिए। 1842 में जो है एक प्रोग्राम डेवलप किया था, जिसके कारण इनको कंप्यूटर की माता बोलते हैं। कंप्यूटर की माता या पहला प्रोग्रामर कौन है दोस्तों? तो एडा अगस्टा मानी जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कंप्यूटर के वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? तो साइज के आधार पर किया गया है और बेस्ड ऑन वर्क और पर्पस। 3 प्रकार से कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है दोस्तों। तो साइज के आधार पर होता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और कार्य के आधार पर होता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। और पर्पस के आधार पर स्पेशल और जनरल पर्पस। तो माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर कहलाते हैं जो दोस्तों जो हमारे घरों में प्रयोग होते हैं कंप्यूटर, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है और इनमें जो स्टोरेज होती है वो भी कम होती है, इसलिए इनको हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? वो कंप्यूटर जो छोटी छोटी कंपनियां यूज करती हैं दोस्तों, जिसमें एक लाइन से कंप्यूटर लगे रहते हैं। ऐसे कंप्यूटरों का संचालन जो है एक लाइन द्वारा, जिसे अपन लैन बोलते हैं, के द्वारा किया जाता है। ये मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। मेन फ्रेमवर्क कंप्यूटर वो कंप्यूटर कहलाते हैं जो सर्वर के रूप में काम करते हैं। बैंकों में और बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो सर्वर के रूप में काम करते हैं वो मेन फ्रेमवर्क कंप्यूटर कहलाते हैं। इनका आकार मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से बहुत बड़ा होता है दोस्तों। सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर कहलाते हैं जिनका उपयोग खगोलीय विज्ञान के लिए या बहुत जटिल घटनाओं के लिए हम करते हैं, वो सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। चलिए एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर कहलाते हैं जिसमें केवल 0 और 1 मतलब अंकों की बात की जाती है। जैसे कि स्पीडोमीटर होता है दोस्तों, हमारी गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा रहता है वो केवल अंक बताता है। जैसे विंग मशीन हो जाती है, हमारी वेट बताने वाली मशीन होती है, उसमें हम तौलते हैं तो केवल अंकों के माध्यम से पता चलता है कि इसमें इतने अंक हैं, इतने अंक आ गए, तो वो क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? ये सभी क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? तो दोनों के योग को, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के योग को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं।
अब आते हैं स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। तो स्पेशल पर्पस क्या कहलाते हैं? तो ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग सभी जगह नहीं कर सकते। स्पेशल मतलब जैसे एटीएम है दोस्तों, तो एटीएम में केवल एटीएम से पैसा निकाला जा सकता है, फोटोकॉपी नहीं कर सकते, तो वो स्पेशल पर्पस हो गया। मतलब किसी एक काम के लिए जो कंप्यूटर बने होते हैं उनको हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं। और जनरल पर्पस कंप्यूटर वो सभी कंप्यूटर क्या कहलाते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? अपने जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं दोस्तों। और अभी ये पूरी सीरीज चलेगी दोस्तों, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपकी इसी प्रकार हेल्प करेंगे। चलिए तो मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है दोस्तों। तो प्राइमरी मेमोरी में भी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम होती है। और सेकेंडरी मेमोरी होती है तीन प्रकार की, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश मेमोरी होती है। तो रैम भी दो प्रकार की होती है दोस्तों, एस रैम और डी रैम। एस रैम मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी रैम मतलब होता है डायनेमिक रैम। और रोम भी रोम के बहुत सारे प्रकार होते हैं दोस्तों, इसमें दो तीन प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। पी रोम मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, मतलब स्थायी मेमोरी कहलाती है। जबकि रैम जो होती है एक वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब एक अस्थायी मेमोरी है। चलिए इसको डिटेल से आगे करेंगे। चलिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल कर लेते हैं, जो पेपर में महत्वपूर्ण सवाल आए हुए हैं और पूछे जाते हैं, उन सवालों को कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सीधे कंप्यूटर से टेक्स्ट इनपुट देता है? तो ये कीबोर्ड जो है दोस्तों, कीबोर्ड जो रहता है सीधे कंप्यूटर में टेक्स्ट इनपुट करता है। OCR का फुल फॉर्म क्या कहलाता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है स्कैनर का कार्य क्या है? स्कैनर का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो यह हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। हार्ड कॉपी जो रहती है उसको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। निम्नलिखित में से पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस वो कहलाती है जैसे माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक, ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस है। जबकि ये कीबोर्ड जो है, ये एक कीबोर्ड जो है अंकों की डिवाइस है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। लाइट पेन का उपयोग किस स्क्रीन के लिए किया जाता है? तो लाइट पेन का उपयोग दोस्तों हम CRT के लिए करते हैं। CRT कैरेक्टर रीड टेक्नोलॉजी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। CRT मतलब ये कैथोड रे ट्यूब, जो कि एक मॉनिटर होता है दोस्तों। CRT एक मॉनिटर होता है जो कैथोड रे ट्यूब इस प्रकार का बना होता है दोस्तों। बहुत जो पुरानी टीवियाँ होती थी जिसमें पीछे की ओर बढ़ा रहता था, वो कैथोड रे ट्यूब करके एक कंप्यूटर हुआ करता था, उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। MICR का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो MICR का उपयोग दोस्तों बैंकों में किया जाता है। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जो दोस्तों हमारा चेक होता है, चेक में जो है इंक लगी, मैग्नेटिक इंक लगी रहती है, उसी को स्कैन करता है ये MICR। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है MICR तकनीकी किस स्याही का प्रयोग करती है? तो चुंबकीय स्याही का प्रयोग करती है। बारकोड रीडर किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है दोस्तों? तो बारकोड रीडर जो है एक प्रकार का ऑप्टिकल, क्योंकि स्कैन करता है तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है दोस्तों? तो टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों? टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है और आउटपुट भी मिलता है। जो ये कंप्यूटर है, मोबाइल है दोस्तों, टच स्क्रीन वाले, वो इनपुट भी देते हैं और आउटपुट भी देते हैं। तो जॉयस्टिक का अधिकतर प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो जॉयस्टिक का अधिकतर प्रयोग गेमिंग के लिए किया जाता है। जो गेम होता है दोस्तों, उसमें जो गेम ये गैर की तरह होता है दोस्तों, इसलिए इसका प्रयोग हाथ से पकड़ के करते हैं गेमिंग के लिए। चलिए वेब कैम किस श्रेणी का उदाहरण है दोस्तों? तो वेब कैम एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों? एक इनपुट डिवाइस है। ग्राफिकल टैबलेट का मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ड्राइविंग और डिजाइनिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ट्रैक बॉल किसका उन्नत रूप है? तो माउस का एक उन्नत रूप है दोस्तों ट्रैक बॉल। चलिए आगे चलते हैं। वायर्स इनपुट के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। OMR का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए OMR का प्रयोग किया जाता है। OMR सीट जो होती है दोस्तों, उसमें गोले भरे होते हैं और उन्हीं गोलों को चेक करने के लिए OMR जो मशीन होती है उसका प्रयोग हम करते हैं। निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस बायोमेट्रिक संबंधित है? बायोमेट्रिक से संबंधित है फिंगरप्रिंट स्कैनर। डिजिटल कैमरा कंप्यूटर के लिए कैसा डिवाइस है दोस्तों? तो इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। चलिए कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 12 होती है। कितनी होती है? 12। चलिए कंप्यूटर को सबसे उपयुक्त रूप से किस रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक और डेटा प्रोसेसिंग मशीन माना जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए कच्चे तत्वों को क्या कहा जाता है दोस्तों? कच्चे तत्वों को केवल
क्या माना जाता है, डेटा माना जाता है दोस्तों। अगर वो कच्चे तत्व अगर जानकारी बनेंगे, सूचना बनेंगे, तो वो प्रोसेस के बाद बनेंगे। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली किस चक्र पर आधारित होती है दोस्तों, तो IPOS मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ये सब इस पर निर्भर करता है, कंप्यूटर पर। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है, तो प्रोसेसिंग का कार्य दोस्तों CPU करता है। CPU का वह भाग जो गणना और तर्क करता है दोस्तों, वो कहलाता है ALU। क्या कहलाता है, ALU। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया कंप्यूटर में सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य क्या कौन करता है दोस्तों, तो CPU करता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपको बनाएंगे रोज के। आप वीडियो को लाइक बस करते जाइए। चलिए, O का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है, आउटपुट। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है निम्न से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रिंटर है दोस्तों। बाकी सभी ये इनपुट डिवाइस हैं, ये जो दिए हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस है। बाकी प्रिंटर जो है अपना आउटपुट डिवाइस है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया भविष्य, डेटा को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो स्टोर करना। किसी डेटा को हम स्टोर करके रखते हैं दोस्तों, तो वो क्या कहलाती है, भविष्य में यूज करने योग्य हो जाती है। कंप्यूटर बिना निर्देश के कार्य नहीं करता, यह विशेषता को दर्शाता है, निर्भरता को। किस पर दोस्तों, व्यक्ति पर निर्भर होता है कंप्यूटर। जब तक हम चालू नहीं करेंगे, कंप्यूटर चालू नहीं होगा, जब तक हम इनपुट नहीं देंगे, तो वो अपना आउटपुट नहीं देगा, प्रोसेस नहीं करेगा। मतलब निर्भर है किस पर, मानव पर निर्भर है कंप्यूटर। IPOS का फुल फॉर्म तो हम जान चुके हैं दोस्तों, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, इसी का ये चक्र होता है कंप्यूटर का। चलिए, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कौन सी होती है, तो रैम जो होता है दोस्तों, एक अस्थायी स्मृति कहलाती है। मतलब जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो कुछ समय के लिए जो डेटा कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है, तो वो स्टोर कहाँ होता है, रैम में। और रैम क्या कहलाती है, लाइट जाने के बाद जो हो उसकी जो मेमोरी होती है खत्म हो जाती है, इसलिए वो अस्थायी मेमोरी कहलाती है। जबकि रोम और हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये स्थायी मेमोरी कहलाती हैं। चलिए, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो डेटा को प्रविष्ट करना। क्या करना, डेटा को प्रविष्ट करना, मतलब डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाना, ये इनपुट डिवाइस का कार्य होता है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, तो इनपुट आता है। क्या आता है, जब तक हम इनपुट नहीं करेंगे दोस्तों, तो कंप्यूटर काम कैसे करेगा, क्या उसको पता कि क्या करना है, इसलिए इनपुट पहला चरण कहलाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग किया गया डेटा क्या कहलाता है, सूचना। अगर कंप्यूटर में हम कोई भी अगर जानकारी दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं दोस्तों, तो जो प्रोसेस होने के बाद हमें लिख करके देगा, तो वो एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, सूचना हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से इनपुट डिवाइस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देती है, स्कैनर। हार्ड कॉपी को क्या कर देता है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। कौन बदल देता है, तो स्कैनर बदल देता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है MICR तकनीकी का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो बैंकिंग में प्रयोग किया जाता है। OMR का प्रयोग उत्तर पुस्तिका के लिए किया जाता है। निम्न से किस डिवाइस गेमिंग के लिए प्रयोग होती है, तो जॉयस्टिक। इसको भी हम कर चुके हैं दोस्तों, ये फिर से स्लाइड लग चुकी है, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, इसको भी हम कर लिए हैं। लेड पेन का प्रयोग किस मॉनिटर के लिए किया जाता है, तो CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब, जो कि पुराने कंप्यूटर होते थे दोस्तों, उनमें हम इसका प्रयोग करते हैं। निम्न से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो स्पीकर क्या है दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इसमें हमको ध्वनि मिलती है, सुनने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, ये भी हो चुके हैं, सीधे हम आगे चलते हैं। चलिए, ये यहाँ से नहीं हुए। दिया हुआ है ग्राफिकल डिज़ाइन के लिए सबसे उपयुक्त डिवाइस कौन सी होती है दोस्तों, तो लाइट पेन जो है ग्राफिकल डिज़ाइन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। और टच पैड का मुख्यतः किस डिवाइस में प्रयोग किया जाता है, तो लैपटॉप में टच पैड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। स्कैनर का आउटपुट समानता किस रूप में होता है दोस्तों, तो इमेज के रूप में होता है। CPU का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, CPU मतलब होता है निर्देशों का निष्पादन। जो निर्देश मिलते हैं उसका निष्पादन कौन करवाता है, तो CPU करवाता है। CPU के कितने घटक होते हैं दोस्तों, तो CPU के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं, तो अपना हो जाता है दोस्तों रजिस्टर्ड हो जाता है, मेमोरी हो जाती हैं, और अपना CO और ALU भी आता है किसके अंदर, अपना जो है CPU के अंदर आ जाता है। तो CPU का भाग कौन सा नहीं है दोस्तों, रैम नहीं है। रैम जो है अलग चीज़ कहलाती है। ये CPU के 3 भाग कहलाते हैं। ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर जो होता है, ये CPU के 3 भाग कहलाते हैं। बाकी रैम जो है, रोम जो है, ये मेमोरी के भाग कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है ALU का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU का पूरा नाम। चलिए आगे चलते हैं। ALU का मुख्य कार्य क्या कहलाता है, तो अंक गणितीय तार्किक क्रिया करना। क्या कहलाता है, अंक गणितीय तार्किक क्रिया करना। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या कहलाता है, तो निर्देशों को नियंत्रित करना। क्या करना, निर्देशों को नियंत्रित करना। रजिस्टर किस प्रकार की मेमोरी कहलाती है दोस्तों, तो ये अस्थायी
मेमोरी है, क्योंकि कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है दोस्तों। चलिए, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो कैच मेमोरी सबसे तेज मेमोरी कहलाती है, क्योंकि ये दोस्तों सीधे ये सीपीयू से जुड़ी होती है, इसलिए ये सबसे तेज मेमोरी कहलाती है। रैम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या कहलाती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है दोस्तों? बता चुका हूं आपको दोस्तों, ये एक अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि कुछ समय के लिए डेटा को ये स्टोर करके रखती है। जब तक लाइट रहती, लाइट जाने के बाद डेटा स्टोर नहीं रहता। कंप्यूटर बंद होने के बाद डेटा नष्ट हो जाता है। रैम का क्या हो जाता है दोस्तों? नष्ट हो जाता है। रैम का पूरा नाम क्या कहलाता है? रीड ओनली। रोम का पूरा नाम क्या कहलाता है? तो रीड ओनली मेमोरी। क्या कहलाता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी स्थायी मेमोरी कहलाती है। और कंप्यूटर को स्टार्ट करने पर किसमें जो प्रोग्राम होता है, जो बायोस होता है दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो किसमें स्टोर होता है? तो रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है। जो बेसिक प्रोग्राम होते हैं वो रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो निम्न से रैम का प्रकार नहीं है, तो डी रैम नहीं होती दोस्तों। डी रोम का प्रकार नहीं है, तो डी रैम होती है, जबकि डी रोम नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है डी रैम किस प्रकार की मेमोरी कहलाती है दोस्तों? रैम का एक भाग है डी रैम। डी रैम मतलब होता है डायनेमिक रैम। चलिए आगे चलते हैं। एस रैम मतलब होता है स्टैटिक रैम। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ कैच मेमोरी कहलाती है दोनों। कौन सी मेमोरी सबसे महंगी होती है दोस्तों? तो कैच मेमोरी सबसे महंगी मेमोरी कहलाती है। चलिए, सीपीयू की गति किस में मापी जाती है? तो हर्ट्ज में मापी जाती है। किस में मापी जाती है दोस्तों? जी हर्ट्ज में मापी जाती है। कौन सी मेमोरी यूजर द्वारा बदली नहीं जा सकती? तो रोम को जो है दोस्तों यूजर के द्वारा बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो कंप्यूटर जब हम खरीदते हैं दोस्तों, उसमें रोम जो है अपने इनबिल्ट फंक्शन लेके आती है। बायोस का संग्रहालय कहाँ होता है दोस्तों? तो रोम में ही होता है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एएलयू किस प्रकार की गणना नहीं करता दोस्तों? तो गणना डेटा संग्रह नहीं करता। एएलयू जोड़ घटाव कर सकता है, तुलना कर सकता है, पर डेटा का संग्रह नहीं कर रहा। ये मेमोरी का काम है डेटा का संग्रह करना। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी संभव कार्य नियंत्रित करता है, सभी कार्य नियंत्रित करता है दोस्तों, इसलिए इसको सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। कैच मेमोरी किसके बीच स्थित होती है दोस्तों? सीपीयू और रैम के बीच में कैच मेमोरी स्थित होती है। इनमें से कौन सा क्रम सही है दोस्तों? तो कैच मेमोरी सबसे ज़्यादा तेज होती है, फिर उसके बाद रैम, उसके बाद हार्ड डिस्क। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दिया हुआ है कंप्यूटर का सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा है? अबैकस। क्या है दोस्तों? अबैकस कंप्यूटर का सबसे पहला गणना करने वाला यंत्र क्या है? तो अबैकस। अबैकस का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो जोड़ने और घटाने के लिए अबैकस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। पास्कलाइन मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ब्लेस पास्कल ने जो है पास्कलाइन मशीन का आविष्कार किया दोस्तों। पास्कलाइन किस वर्ष बनाई गई थी? तो 1642 ईस्वी में बनाई गई थी। नेपियर बॉन्स किससे संबंधित है दोस्तों? तो गुणा भाग से। एल्गोरिथम की खोज किसने की थी? तो जॉन नेपियर ने जो है दोस्तों एल्गोरिथम की खोज की थी। स्टेप रिकॉर्डर किससे विकसित किया था? तो गैट फ्रेडर लीव निज ने इसको विकसित किया था दोस्तों। स्टेप रेडर किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो चारों गणनाओं करने के लिए। कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। डिफरेंस इंजन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो गणना तालिका बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एनालिटिकल इंजन किसकी विशेषता पहली बार देखी गई थी दोस्तों? प्रोग्रामिंग अवधारणा के लिए। पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पंच कार्ड का प्रयोग जो है एनालिटिकल इंजन में हम किए थे। पहली महिला प्रोग्रामिंग कौन थी दोस्तों? तो एडा लवलेस, जिसे एडा अगस्टा बोलते हैं दोस्तों। इसी को एडा अगस्टा मैं आपको आगे बताया था, वही है एडा लवलेस। मार्क 1 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था दोस्तों? हार्वर्ड और आइकेन ने जो है मार्क 1 कंप्यूटर का आविष्कार किया है दोस्तों। चलिए, मार्क 1 कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जो है मार्क 1 कंप्यूटर बनाया गया था दोस्तों। मार्क 1 कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर था दोस्तों? तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। मार्क 1 में कौन सी तकनीकी प्रयोग की गई थी दोस्तों? पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर की नींव किस मशीन से पड़ी है? तो एनालिटिकल इंजन से जो है आधुनिक कंप्यूटर की नींव पड़ी हुई है। एनिक किस पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों? तो एनिक जो है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। एनिक में कौन सी तकनीकी प्रयोग की गई? था वैक्यूम ट्यूब। किसका प्रयोग किया गया दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब का। पहला व्यवसायिक कंप्यूटर कौन था दोस्तों? तो यूनिवैक 1। यूनिवैक 1 जो है पहला व्यवसायिक कंप्यूटर था दोस्तों। चलिए, एडवैक किस प्रकार से किस सिद्धांत पर काम करता है? स्टोरेज प्रोग्रामिंग सिद्धांत पर काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी है? तो स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वॉन न्यूमैन ने दी है दोस्तों। चलिए, कंप्यूटर इतिहास में पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले किसके लिए किया जाता था दोस्तों? तो इनपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। इनमें से कौन सा सही क्रम है दोस्तों? तो एबैकस सबसे पहले, उसके बाद पास्कलाइन, डिफरेंस इंजन और मार्क 1 फिर ब्लास्ट में बना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ किस कंप्यूटर को गैंट ब्रेन कहा जाता है? तो एनेक को। एनेक का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एनेक का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है दोस्तों? सैन्य गणना के लिए किया जाता है। एडवैक किसकी
की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। एडवैक में डेटा किस प्रकार संग्रहित किया जाता है? बाइनरी फॉर्म में जो है डेटा को संग्रहित किया जाता है। दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम 200 प्लस आपको MCQ आज कराने वाले हैं दोस्तों। चलिए, एनवैक 1 किस क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग किया जाता था दोस्तों? तो जनगणना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यूनिवैक 1 का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो एकर्ड और मुचली जो है इसने किया है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य स्मृति के रूप में प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक ड्रम। वैक्यूम ट्यूब आधारित कंप्यूटर की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो ऊर्जा अधिक खपत होती थी। किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो द्वितीय पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर का मुख्य लाभ क्या है? तो सभी, मतलब कम लागत, कम आकार, कम ऊर्जा खपत होती थी, मतलब सभी लाभ होते थे। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया है दोस्तों। आईसी तकनीकी का मुख्य लाभ क्या है? तो उपयुक्त सभी जो है ये सभी आईसी तकनीकी के लाभ हैं। माइक्रो कंप्यूटर आधारित कंप्यूटर किस पीढ़ी में आते हैं दोस्तों? तो चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर जो है चालू हो गया था। तो माइक्रो प्रोसेसर जिसमें लगता है दोस्तों उसी को माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। पहले पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर किस आधार पर है दोस्तों? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। AI आधारित कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? तो एक्सपर्ट सिस्टम। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो मौसम अनुमान के लिए किया जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था दोस्तों। परम 8000 किस संस्था द्वारा बनाया गया था? तो CDEC के द्वारा बनाया गया था। कंप्यूटर के इतिहास में स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया दोस्तों। एनालिटिकल कंप्यूटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो निरंतर मान के लिए किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर की किस प्रणाली पर आधारित है दोस्तों? तो बाइनरी प्रणाली पर डिजिटल कंप्यूटर बना हुआ दोस्तों। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो अस्पताल में जो है ECG मशीन लगी होती है, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर इतिहास में एलन ट्यूरिंग किस कारण प्रसिद्ध हैं दोस्तों? तो ट्यूरिंग मशीन के द्वारा प्रसिद्ध हैं दोस्तों। इन एलन ट्यूरिंग को हम आधुनिक कंप्यूटर के पिता भी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है दोस्तों, इनके अभी आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों इसमें कंप्यूटर के नेटवर्क। चलिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम इस प्रकार आपकी हेल्प करते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक ये पूरी सीरीज चलेगी दोस्तों। और ये सीरीज को आप शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि दोस्तों को ये जानकारी मिलती रहे। कंप्यूटर नेटवर्क जो है दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर संसाधनों को साझा करना, कंप्यूटर व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों ये। लैन, वैन, मैन। मतलब लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक छोटे से क्षेत्र में होता है, 1 किलोमीटर के अंदर। ये एक छोटे से व्यावसायिक क्षेत्र के अंदर या एक छोटे से हॉस्पिटल में जो है कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, उसको हम लैन बोलते हैं दोस्तों। जैसे वाईफाई हम कनेक्ट करते हैं तो ये लैन का ही प्रकार है। मैन क्या कहलाता है? मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है बड़े क्षेत्रों में होता है, एक पूरे शहर में जो नेटवर्क फैला होता है उसको मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। और वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ नेटवर्क है, उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं। तो कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं आप देख लीजिए। कंप्यूटर में सबसे पहले दोस्तों हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU बोलते हैं, इसके अंदर जो है मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट होता है, किसके अंदर? CPU के अंदर होता है। जबकि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होते हैं? तो कीबोर्ड, माउस, वेबकैम और टच पैड क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस कहलाती हैं, जो डेटा कंप्यूटर को देती हैं। आउटपुट क्या कहलाती हैं? जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करने के बाद जो डेटा हमें दिखाता है, जैसे मॉनिटर में, प्रिंटर में, स्पीकर में और प्रोजेक्टर में हम डेटा देखते हैं दोस्तों। चलिए उसके बाद दिया है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो मेमोरी कॉल, जैसे कि मेमोरी मॉड्यूल होता है, एड्रेस डिकोडर होता है, डेटा बस होती है। स्टोरेज डिवाइस क्या कहलाती हैं? जैसे हाइब्रिड डिवाइस, HDD और SSD और USB फ्लैश ड्राइवर। और इसके बाद ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं, जैसे GPC मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग कोर, और ग्राफिकल मेमोरी होती है, मेमोरी बस होता है दोस्तों। ये आप देख लेंगे, अलग अलग प्रकार होते हैं कंप्यूटर में जो है डेटा को स्टोर करने के, डेटा को इनपुट करने के और प्रोसेसिंग करने के लिए। चलिए टाइप ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता चुका हूँ माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट, इनके बारे में आप जानते हैं दोस्तों। मैं सीधे आपको ऑब्जेक्टिव क्यों लेके जाऊँगा जो कि महत्वपूर्ण हैं। चलिए डिजिटल कंप्यूटर के टाइप देख लीजिए। ये डिजिटल कंप्यूटर के टाइप हैं दोस्तों, जो कि हम डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं आजकल, उन्हीं कंप्यूटरों के ये टाइप हैं।
चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया मेमोरी, तो मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, इनको भी आप देख लीजिए। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती हैं, रोम और रैम, और ये होती है एसएसडी, एसडीडी और ओडीडी और यूएसबी फ्लैश ड्राइव। रैम, डी रैम, एस रैम होती है दोस्तों, ये पी रैम, ईपी रैम होती है, और रोम होती है, और ईईपी रोम होती है। रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों। ये दोनों क्या कहलाती है, प्राइमरी में मुख्य मेमोरी कहलाती हैं। रोम जो होती है एक स्थायी मेमोरी कहलाती है, जबकि रैम जो होती है एक अस्थायी मेमोरी कहलाती है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए दोस्तों, रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और ये जो रीड ओनली मेमोरी है, जिस प्रकार का इसमें अंतर होता है, दोनों जो है मदरबोर्ड में लगी होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर यूज करते थे दोस्तों मेमोरी का, उसका जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, उसके बाद ट्रांजिस्टर का, उसके बाद आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग चालू हुआ। तो ये प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर, उसके बाद आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग चालू हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं दोस्तों एनिक है, यूनिवैक है, IBM 701 है, एडवैक है, IBM 650 और मैनिक, ये भी क्या है एक जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार दूसरी पीढ़ी के और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार कुछ कम हो गया था दोस्तों, ये PDP-8 और यूनिवैक 1108 ये आते हैं दोस्तों। ICL 1900 ये कंप्यूटर जो है पूछ लेते हैं पेपर में कई बार। IBM 660 कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो ये तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक करते जाइए दोस्तों, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर का परिचय आज पूरा मैं ख़त्म कराऊंगा आपको। इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपको पता होंगी दोस्तों, और कुछ डिवाइस ऐसी होती है जो दोनों का काम करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड इनपुट है, और ऑप्टिकल पेन जिसे को लाइट पेन बोलते हैं, स्कैनर इनपुट है, और बारकोड रीडर है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। जबकि मॉडेम जो होता है दोस्तों, फैक्स होता है, इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं। टच पैड जो होता है, टच स्क्रीन जो होती है, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। उसी प्रकार आउटपुट जो होते हैं दोस्तों, कुछ आउटपुट ये अलग प्रकार दिए हैं, प्लॉटर है, इंकजेट है, और मॉनिटर है, और लेजर प्रिंटर है, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ दोस्तों टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देख लेंगे, इसको मैं आगे बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा दोस्तों। ये CPU दिया हुआ है। CPU जो है कंप्यूटर का एक मुख्य कोर भाग कहलाता है, जो पूरे डेटा को नियंत्रित करता है, निष्पादित करता है। चलिए MCQ कर लेते हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण पेपर में आते ही हैं। चलिए वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज के इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाएंगे और आपको पास करा के मानेंगे दोस्तों। चलिए, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस अवधि से संबंधित है दोस्तों, तो 1940 से 1956। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया होता, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया। किसका, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया है दोस्तों। चलिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण क्या है, तो एनिक प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस भाषा में प्रोग्राम लिखे गए हैं दोस्तों, तो मशीन भाषा में। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीकी प्रयुक्त की गई है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है दोस्तों। किसका, ट्रांजिस्टर का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस अवधि के हैं, तो 1900। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो हैं दोस्तों 1956 से 1965 के बीच में बनाए गए हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य लाभ क्या है, तो कम ताप और अधिक विश्वसनीयता आ गई थी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण क्या है, तो IBM 1401। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे IC बोलते हैं। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधि क्या है दोस्तों, तो 1965 से 1975। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी सुविधा आई है, तो टाइम शेयरिंग। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण क्या है, तो IBM 360। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित हैं दोस्तों, तो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित हो चुके हैं। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर कब प्रारंभ किए गए थे, तो 1971 में प्रारंभ किए गए थे दोस्तों। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो इंटेल 4004 था दोस्तों। पर्सनल कंप्यूटर PC किस पीढ़ी में संबंधित था, तो चतुर्थ जो पीढ़ी आई थी दोस्तों, उसमें पर्सनल कंप्यूटर का विकास हो गया था। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों, स्वचालित निर्णय क्षमता। एक्सपर्ट सिस्टम किस पीढ़ी का उदाहरण है दोस्तों, पंचम पीढ़ी का उदाहरण है। किस पीढ़ी में उच्च भाषा जैसे कोबोल, फोर्ट्रॉन का प्रयोग हुआ था। द्वितीय जो पीढ़ी थी दोस्तों, इसमें जो है इसका प्रयोग हुआ है। चलिए, किस पीढ़ी के कंप्यूटर सबसे अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं, तो चतुर्थ पीढ़ी के। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आकार सबसे बड़ा था, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आकार बहुत बड़ा था। किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोग्रामिंग की सुविधा आई थी दोस्तों, तो तृतीय पीढ़ी में माइक्रो प्रोग्रामिंग की सुविधा आई थी। किस पीढ़ी में कंप्यूटर आम लोगों के लिए उपलब्ध हुए थे, चतुर्थ पीढ़ी में।
भविष्य के कंप्यूटर किस पीढ़ी के माने जाते हैं दोस्तों? तो पंचम पीढ़ी, जो पांचवी पीढ़ी अब जो चल रही है दोस्तों, ये भविष्य के कंप्यूटर माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम इस प्रकार आपको पूरी हेल्प कराएंगे। और ये PDF भी हम टेलीग्राम में डाल देंगे, तो आप उससे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना दोस्तों। चलिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो पंच कार्ड और प्रिंटर का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब आधारित कंप्यूटर की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ऊर्जा खपत। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस मेमोरी का प्रयोग बढ़ा? तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी का विकास बढ़ा। फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा मुख्य रूप से किस पीढ़ी से संबंधित है? तो द्वितीय पीढ़ी से संबंधित है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ? तो तृतीय पीढ़ी में। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में IC का मुख्य लाभ क्या है दोस्तों? तो C, मतलब इसमें आकार छोटा और अविश्वसनीयता अधिक हो गई थी। किस पीढ़ी में रियल टाइम और प्रोसेसिंग संभव हुआ? तो तृतीय पीढ़ी में संभव हुआ। प्रोसेसर का अर्थ क्या है दोस्तों? तो CPU को एक ही चिप पर समाहित करना। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की मेमोरी प्रचलित थी? सेमीकंडक्टर प्रचलित थी। IBM PC किस पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों? तो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। किस पीढ़ी में नेटवर्किंग और इंटरनेट का तीव्र विकास हुआ? तो चतुर्थ पीढ़ी में हुआ। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो मानव जैसी बुद्धिमत्ता। निम्नलिखित में से पंचम पीढ़ी में संबंधित तकनीकी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्राकृतिक भाषा NLP किस पीढ़ी से जुड़ी है दोस्तों? पंचम पीढ़ी से। सुपर कंप्यूटर का विकास मुख्य रूप से किस पीढ़ी के बाद तेजी से हुआ? चतुर्थ पीढ़ी में। किस पीढ़ी में GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस लोकप्रिय हुआ दोस्तों? चतुर्थ पीढ़ी में। चलिए, प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर की विश्वसनीयता तेजी कैसी थी? तो बहुत कम थी दोस्तों। किस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता था? तो प्रथम पीढ़ी में। किस पीढ़ी में मल्टी यूजर सिस्टम का आई दोस्तों? तो चतुर्थ पीढ़ी में मल्टी यूजर सिस्टम अवधारणा आई। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता था? तो ज्ञान आधारित प्रणाली का उपयोग किया जाता है, मतलब AI का उपयोग किया जाता है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में लागत कम होती है? तो चतुर्थ पीढ़ी में। किस पीढ़ी में पोर्टेबल कंप्यूटर लैपटॉप का विकास हुआ? चतुर्थ पीढ़ी में। एक्सपर्ट सिस्टम किस पर आधारित है दोस्तों? तो ज्ञान और नियम पर आधारित है। किस पीढ़ी में मानव कंप्यूटर संवाद सबसे अधिक हुआ? तो पंचम पीढ़ी में। कंप्यूटर की पीढ़ी का वर्गीकरण के मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता है दोस्तों? तो प्रयुक्त आकार, लागत और उपयोग के आधार पर किया जाता है दोस्तों, सभी के आधार पर किया जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार आपको वीडियो बनाते रहते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? कंप्यूटर को निर्देश देना। निम्न से कौन सा निम्न स्तरीय लो लेवल लैंग्वेज है दोस्तों? तो असेंबली लैंग्वेज जो है लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। मशीन भाषा में निर्देश किस रूप से लिखे जाते हैं? तो 0 और 1 में। मशीन भाषा का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। और असेंबली भाषा को मशीन भाषा बदलने वाला अनुवादक कहलाता है असेंबलर। हाई लेवल लैंग्वेज की मुख्य विशेषता क्या कहलाती है दोस्तों? मानव के लिए सरल होती है। निम्न से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है दोस्तों? तो इसमें असेंबली लैंग्वेज जो है लो लेवल लैंग्वेज है। चलिए आगे चलते हैं। कंपाइलर का कार्य क्या होता है? तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ निष्पादित करता है। इंटरप्रेटर की विशेषता बताइए क्या है? लाइन बाय लाइन प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है। सी भाषा को किस श्रेणी में रखा गया है दोस्तों? तो मिडिल लैंग्वेज में रखा गया है। इसको हाई लेवल कुछ किताबों में दोस्तों इसको हाई लेवल लैंग्वेज ही बोलते हैं सी को, पर इसको मिडिल लैंग्वेज में बोलते हैं। कौन सी भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर आधारित है? तो C++ आधारित है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मुख्य सिद्धांत पर किस पर इनकैप्सुलेशन पर काम करता है दोस्तों? जावा भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। निम्न से कौन सा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है दोस्तों? पाइथन नहीं है दोस्तों, ये एक जावा स्क्रिप्ट जो है, जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टेड भाषा है, इसमें थोड़ा सा एरर आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। फोर्ट्रॉन मुख्य रूप से किससे विकसित की गई थी? वैज्ञानिक गणना के लिए उपयोग में लाई जाती है। कोबोल भाषा का प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्र में इसका किया जाता है। चौथी पीढ़ी की भाषा मतलब 4GL की विशेषता क्या है? तो कम कोड में अधिक कार्य। इनमें से कौन सा 4GL का उदाहरण है दोस्तों? SQL। पांचवी पीढ़ी की भाषाएं 5GL किस पर आधारित हैं? तो लॉजिक और AI पर। प्रोलॉग भाषा किस पीढ़ी से संबंधित है दोस्तों? पांचवी पीढ़ी से। अनुवादक मुख्य रूप से कार्य करता है भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज सबसे बड़ा दोष क्या है दोस्तों? तो अनुवाद की आवश्यकता होती है हाई लेवल लैंग्वेज में। तो कौन सी भाषा वेब डेवलपमेंट में सबसे अधिक प्रयोग होती है? तो जावास्क्रिप्ट का वेब प्रोग्रामों को चलाने के लिए जो है वेब डेवलपमेंट में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तुमने से कौन सा प्रोसेड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है दोस्तों? तो C जो है कहलाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्णन किस के आधार पर किया जाता है दोस्तों? तो शैली और स्तर के आधार पर किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 200 से भी ज़्यादा हम MCQ अभी कर चुके हैं और अभी और भी कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जितने भी MCQ हैं आज खत्म करेंगे दोस्तों। मशीन भाषा का मुख्य दोष क्या होता है? तो समझने में कठिन होती है। असेंबली भाषा
किस पर निर्भर करती है? तो प्रोसेसर पर निर्भर करती है। इनमें से कौन सी भाषा मशीन स्वतंत्र है दोस्तों? मशीन इंडिपेंडेंस है तो हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर द्वारा उत्पन्न फाइल कौन सी होती है? तो ऑब्जेक्ट कोड होता है। इंटरप्रेटर का मुख्य दोस्त क्या कहलाता है? धीमा निष्पादन करता है, क्योंकि लाइन बाय लाइन ये निष्पादन करता है दोस्तों। कौन सी भाषा सीखना शुरुआत के लिए सबसे सरल मानी जाती है? तो पाइथन। C++ का भाषा किस अवधारणा पर आधारित है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा वर्चुअल मशीन JVM मुख्य रूप से कार्य करता है बाइकोड को मशीन कोड में बदलने के लिए। बाइकोड किस भाषा में संबंधित है? तो जावा। से कौन सा फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो LISP हाई लेवल लैंग्वेज। लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सोर्स कोड कहते हैं। इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में प्रयोग होता है? तो प्रोलॉग का प्रयोग किया जाता है। बेसिक का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड कहलाता है। कौन सी मुख्यतः डेटाबेस क्वेरी कहलाती है? SQL को हम डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं दोस्तों। चौथी पीढ़ी की भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या कहलाता है? उपयोगकर्ताओं का समय बचाता है। कौन सी भाषा सबसे पहले विकसित की गई थी? तो फोर्ट्रॉन का विकास सबसे पहले किया गया था। इनमें से कौन सा संचारित इंस्ट्रक्शन भाषा कहलाता है? तो C कहलाती है। प्रोग्राम भाषा का चयन किस पर निर्भर करता है? तो सभी पर निर्भर करता है। कौन सा अनुवादक नहीं है? तो डीबगर कोई अनुवादक नहीं है दोस्तों, ये एक बग को ढूंढता है। बग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? त्रुटि को खोजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। C का जो वर्ष है दोस्तों 1972 में इसका विकास किया गया। और कौन सा पोर्टेबल लैंग्वेज है? तो जावा को पोर्टेबल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम का निष्पादन किसमें होता है? तो अनुवादक की सहायता से होता है। कौन सी भाषा वेब ब्राउजर में सीधे चलती है? तो जावास्क्रिप्ट। कौन सा सही क्रम है दोस्तों? तो मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज अलग होती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार हम लाते रहते हैं आपको। चलिए, ट्रांसलेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। असेंबलर भाषा को मशीन भाषा बदलने का ट्रांसलेटर कार्य करता है। तो असेंबलर। कंपाइलर किसे मशीन भाषा बदलता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज को बदलता है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम का अनुवाद कैसे करता है? तो लाइन बाय लाइन करता है। कंपाइलर द्वारा कोड उत्पन्न होता है तो ऑब्जेक्ट कोड। इंटरप्रेटर का मुख्य लाभ क्या होता है? तुरंत त्रुटि दिखाता है। कंपाइलर का मुख्य लाभ क्या कहलाता है? एक बात अनुवाद करने के बाद तेज निष्पादन करता है। इंटरप्रेटर का मुख्य दोष क्या कहलाता है? धीमी निष्पादन गति। असेंबलर किस भाषा के लिए उपयुक्त होता है दोस्तों? तो असेंबलर। निम्न से कौन सा ट्रांसलेटर नहीं है? तो डीबगर। ऑब्जेक्ट सोर्स को प्रोग्राम किस भाषा में लिखा गया है? तो हाई लेवल लैंग्वेज पर। कंपाइलर द्वारा सभी त्रुटि दिखाई जाती है अनुवादक के द्वारा। इंटरप्रेटर का उपयोग मुख्य रूप से किस भाषा में किया जाता है? तो पाइथन में। कंपाइलर को किसकी सहायता से किसकी आवश्यकता होती है? तो हार्डवेयर और सोर्स कोड दोनों की आवश्यकता होती है। असेंबलर द्वारा बनाए गए कोड को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ट्रांसलेटर सबसे तेज निष्पादन करता है तो कंपाइलर। इंटरप्रेटर में यदि पहली लाइन में त्रुटि आ जाती है तो पूरा प्रोग्राम वहीं रुक जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कंपाइलर किस प्रकार की फाइल बनाता है? तो एग्जीक्यूटेबल फाइल को बनाता है। चलिए, असेंबलर का आउटपुट किस पर निर्भर करता है? तो प्रोसेसर आर्किटेक्चर पर निर्भर करता है। इंटरप्रेटर को किसकी आवश्यकता नहीं होती? कंपाइलर की। कंपाइलर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो तेज निष्पादन के लिए किया जाता है। लाइन बाय लाइन अनुवाद कौन करता है? तो इंटरप्रेटर करता है। ट्रांसलेटर सबसे अधिक मेमोरी कंपाइलर की होती है। हाई लेवल लैंग्वेज को समझने के योग्य बनाता है ट्रांसलेटर। सही क्रम बताइए तो असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर लास्ट में आता है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की हम वीडियो आपको लेते रहेंगे। C भाषा को किसने विकसित किया था? तो डेनिस रिची ने विकसित किया था। पास्कल भाषा मुख्यतः किसके उद्देश्य के लिए बनाई गई थी? तो शिक्षा और सीखने के उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। हाई लेवल लैंग्वेज का मुख्य लाभ क्या है? तो प्रोग्रामों के लिए सरल और समझने योग्य। लो लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है असेंबली। पाइथन भाषा किस प्रकार की भाषा है? तो हाई लेवल लैंग्वेज है दोस्तों। C++ भाषा का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है दोस्तों। बेसिक का पूर्ण नाम क्या है? तो बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। जावा किस प्रकार की भाषा है? तो ये सभी कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऑल ऑफ अबव। तो प्रोग्राम वेरिएबल और बिगिनिंग एंड और प्रोसीड्यूर। चलिए, C भाषा में कौन सा डेटा टाइप पूर्णतः इंटीजर कहलाता है? तो इंट कहलाता है। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन भाषा बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। असेंबली भाषा के मशीन भाषा बदलने के लिए ट्रांसलेटर का असेंबलर होता है दोस्तों। C भाषा का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। पाइथन में किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? हैश का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मुख्यतः कॉन्सेप्ट होता है ऑल ऑफ दिस। C++ भाषा में क्लास को कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाता है क्लास में। जावा में प्रोग्राम एग्जीक्यूट किससे किया जाता है? मेन फंक्शन से। पास्कल भाषा में आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले करने के लिए कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। राइट और रिटर्न
विच लैंग्वेज इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। तो जावा इंटरप्रेटर किस प्रकार के एरर तुरंत देता है, तो सिंटैक्स एरर। कंपाइलर किस प्रकार प्रक्रिया देता है, तो होल प्रोग्राम। विच लैंग्वेज इज द कंसीडर द बिगिनिंग फ्रेंडली होती है दोस्तों, पास्कल। बेसिक का भाषा का उद्देश्य क्या होता है, इजी लर्निंग फॉर बिगिनर। सी और C++ में क्या अंतर तो दोस्तों, तो इसमें और ये प्रोसीड्यूरल होती है और ये होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा के लिए कौन कंपाइलर होता है, जावा सी। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपको लाते रहते हैं। द इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का डेटा बेस आकार कितने बिट का होता है, तो 8 बिट का होता है, और 8008 का भी 8 बिट होता है, और 8085 का भी 8 बिट होता है दोस्तों, और 8086 का 16 बिट। 80 386 प्रोसेसर का जो होता है 32 बिट होता है, और 8080 का 8 बिट होता है, और 64 बिट प्रोसेसर का लाभ क्या होता है, बड़ी मेमोरी एड्रेसिंग क्षमता होती है। मल्टी कोर प्रोसेसर का लाभ क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। इंटेल एटम प्रोसेसर मुख्यतः किसके लिए डिजाइन किया जाता है दोस्तों, मोबाइल डिवाइस और टेबलेट के लिए। इंटेल कोर i1 i3 i5 i7 प्रोसेसर को आर्किटेक्ट के अंतर्गत रखा गया है, तो 32 बिट और 64 बिट के अंदर रखा गया है। इंटेल कोर i7 और i9 मुख्य अंतर क्या है, तो उसमें कोर का अंतर है, थ्रेड का अंतर है दोस्तों। टाइटेनियम बेस्ड इंटेल प्रोसेसर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। 8086 में एड्रेस बस कितनी होती है, तो 20 होती है दोस्तों। इंटेल 286 प्रोसेसर में सबसे बड़ी मेमोरी एक्सेसिबल कैपेसिटी कितनी होती है, तो 16 MB होती है। इंटेल 386 में वर्चुअल मेमोरी सपोर्ट करती है दोस्तों, हाँ। मल्टी कोर प्रोसेसर में प्रत्येक कोर कितने होते हैं दोस्तों, अलग अलग टास्क के लिए पैरेलल कोर एग्जीक्यूट किए जाते हैं दोस्तों। इनको आप देखती जाएगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम इस प्रकार आपकी हेल्प करते रहेंगे। क्योंकि अब जो है आपका टाइम हो चुका है, इसलिए मैं इनको जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम से वहां आप डाउनलोड कर लेना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।